हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 8 इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का सेकंड पार्ट करेंगे। इससे पहले हम एक पार्ट इसका डाल चुके हैं जिसमें हमने आपको ये बताया था कि जो क्लाइमेट है, जो मौसम है, वो वेरी करता है अलग अलग जगह के हिसाब से। अलग अलग मौसम होता है और अलग अलग मंथ में भी अलग अलग टाइप ऑफ क्लाइमेट देख सकते हैं आप। जो स्थान समुद्र से जितना दूर होता है उस जगह की जो मौसम है वो उतना ही डिफरेंट होता है। जैसे आपने पहले भी पढ़ा है लास्ट क्लास में कि जो समुद्र के पास के एरियाज़ हैं वहाँ का ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है कि वो ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है। और जैसे जैसे पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ ठंडा मौसम होता है, बर्फ़ भी गिरती है। मैदानों में हवा की वजह से जो भी प्रभाव पड़ता है वो मैदानी इलाकों में पड़ता है। जब दक्षिण से आने वाली हवाएं आती हैं, दक्षिण पश्चिम से, तो वो अपने साथ मानसून लेकर आती हैं, पानी लेकर आती हैं और वो क्या करती हैं, इन इलाकों में बारिश करती हैं। और जब उत्तर से ठंडी हवाएं इस जगह को क्रॉस करती हैं तो शीतलहर चलती है, जैसा कि मौसम अभी आने वाला है। तो अब आगे शुरू करते हैं हम। नेचुरल वेजिटेशन। वेजिटेशन होता है वनस्पति, उपजें। क्या क्या उपज रहा है आपके आसपास। देखिए, एक तो खेती करते हैं हम लोग। जो हम खेत में उगाते हैं वो हमारी मर्जी होती है, हम उसको उगाते हैं खाने के लिए, अपने निस्तार के लिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ वनस्पतियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें आप जड़ी बूटी कहते हैं। वो अपने आप ही उग जाती हैं, स्वतः ही उगाने वाले पौधे हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें फूल बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे गुलाब हो गया, गेंदा हो गया, तो हम लोग इनको पूजा पाठ के लिए या और औषधियों की तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं। कुछ बड़े पौधे होते हैं, कुछ फल के पौधे होते हैं। तो ये पौधे नेचुरली ग्रो होते हैं और फिर क्या होता है, इंसान अपनी सुविधा के हिसाब से भी इनको उगाता है ताकि इनसे फ़ायदा ले सके। ये सब वेजिटेशन के अंदर आता है। वेजिटेशन यानी वनस्पति। वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स लाइफ इन आवर सराउंडिंग्स। How nice it is to play in a field with green grasses. There are also small plants called bushes and shrubs like cactus and flowering plants, etc. Besides, there are many tall trees, some with many branches and leaves like neem, mango, or some which stand with few leaves such as palm. The grasses, shrubs and trees which grow on their own without interference or help from human beings are called natural vegetation. Do you wonder how these differ from each other? Different types of natural vegetation are dependent on different climate conditions, among which the amount of rainfall is very important. Due to varied climatic condition, India has a wide range of natural vegetation. हम देखते हैं वैरायटी ऑफ प्लांट। जैसे मैंने अभी आपको इससे पहले बताया कि बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं। बड़ा मज़ा आता है ग्रीन ग्रास में खेलते हुए हमको। और हमारे आसपास जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनको हम बुशेस और सर्ब्स कहते हैं। अब बुशेस क्या हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं। जैसे गुलाब की झाड़ी होती है उसे बुश कहते हैं। बेर की झाड़ी होती है, जो छोटे छोटे बेर होते हैं। एक तो बड़ा का पेड़ होता है जिसमें बड़ा बेर आता है, जो शिवरात्रि के टाइम आता है, ग्रीन कलर का फल। और उसके अलावा छोटे छोटे से लाल लाल सी झड़बेरियाँ कहते हैं नॉर्मल भाषा में, क्योंकि वो झाड़ी में उगने वाली बेर है। ऐसे बहुत सारे सब्जियों में भी यूज़ होने वाले प्लांट हैं जो झाड़ियों में उगते हैं। तो इस तरह से कुछ बुशेस जो हैं, अब बड़े बड़े पेड़ होते हैं कुछ, और उन पेड़ों में क्या है, जैसे नीम हो गया, आम हो गया, और कुछ ऐसे हैं जिनमें कुछ ही पत्तियां होती हैं। नीम और आम में तो बहुत सारी पत्तियां होती हैं, बहुत सारे फल लगते हैं, लेकिन कुछ में थोड़ी ही पत्तियां होती हैं। जैसे पाम होता है आपका खजूर का पेड़ जिसे कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं। जैसे नारियल में 5-7 पत्तियां होती हैं और 1-2 नारियल लगते हैं या बहुत सारे नारियल लगते हैं।
तो ये पौधे कैसे हैं, जिनमें कुछ ही पत्तियां होती हैं, सीधे खड़े होते हैं और कुछ पत्तियां होती हैं। कुछ कंपैरिजन किससे हो रहा है, आम और उसके नीम के पेड़ से, कि उसमें बहुत पत्तियां होती हैं और इन पौधों में, इन पेड़ों में कम पत्तियां होती हैं। ग्रासेस, स्कर्प और ट्रीज जो हैं ये अपने आप ही उगाते हैं बिना किसी मदद के। अगर आपने आम खा के गुठली फेंक दिया तो आम का पौधा उगाएगा। आपने कुछ ऐसा खा के, और उगेगा वो तब उगेगा जब वहाँ की इन्वायरमेंट जो है वो उसको सूट करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि आप सेब खाते हैं, लेकिन सेब जो है वो मैदानी इलाकों में नहीं उगता है, इसके लिए पहाड़ का इलाका ही चलता है, क्योंकि कश्मीर हुआ, हिमाचल हुआ, यहीं से ये पौधे जो फ्रूट्स हैं वो आते हैं, क्योंकि इनका क्लाइमेट जो है, जो इनको सूट करता है ग्रो करने के लिए, वो पहाड़ी और ठंडा इलाका है, मॉइस्चर इलाका है। यहाँ जैसे आप ये सोचें कि यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, तो यहाँ आम के लिए सूटेबल इन्वायरमेंट है। आम पहाड़ों में नहीं उगता, आम मैदानी इलाकों में उगता है। इसी तरह से अलग अलग फ्रूट्स क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं, अलग अलग पौधे उन्हीं पे डिपेंड करते हैं। अब है रेनफॉल जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग वेजिटेशन होती है, अलग अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि जैसे आपने देखा होगी कि जो सर्दर्न पार्ट में लोग रहते हैं, कोस्टल इलाकों में रहते हैं, वो ऑयल के लिए, जो ऑयल है, खाना कुकिंग ऑयल है, वो नारियल का तेल इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो नॉर्थ में रहते हैं, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, ये वाले जो जगह है, ये क्या करते हैं, या तो देसी घी इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, या फिर सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल जो होता है, उसको इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं हम, वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, हमारे लिए जंगल क्यों ज़रूरी है। फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस, they perform various functions. Plant release oxygen that breathe and absorb carbon dioxide. The roots of the plant bind the soil, thus they control soil erosion. Forests provide us with timber for furniture, fuel, wood, fodder, medicinal plant and herbs like honey, gum, etc. पौधों से हमें क्या मिलता है। अगर ये 1 मिनट के लिए ये सोचा जाए कि पौधा नहीं है तो इंसान भी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि हम पूरी तरह से अपने जीवन में पौधों को ही इस्तेमाल करते हैं। चाहे हम अनाज खा रहे हैं वो भी पौधों से मिलता है, सब्जी खा रहे हैं पौधों से मिलता है, फर्नीचर पे बैठ रहे हैं पौधों से मिलता है, घर बना रखा है हमने, दरवाजे खिड़कियाँ पौधों से मिलती हैं। ठीक है, कोई जगह ऐसी है जहाँ पे पक्के घर नहीं हैं, कच्चे घर हैं, तो जो फूस की झोपड़ियाँ बना रखी हैं, छतें डाल रखी हैं, वो भी सारा कुछ जंगल से, लकड़ियों से, पेड़ों से ही मिलता है। बीमार हो जाते हैं तो मेडिसिन भी जो मिलती है वो भी प्लांट से मिलती है। जो हम जानवर पालते हैं वो भी प्लांट्स खाते हैं। इंसान जानवरों को खाते हैं, लेकिन सोचिए कि अगर उनके पास ही खाना नहीं होगा तो ना तो जानवर जिंदा रहेंगे ना इंसान जिंदा रहेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पेड़ हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइडर्स, अब प्रोवाइड करते हैं हमको टिम्बर। टिम्बर का मतलब यही प्लांट से जो लकड़ियाँ मिलते हैं, लट्ठे मिलते हैं, उनको टिम्बर कहते हैं। फर्नीचर बनता है, फ्यूल वुड होता है, लोग चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। फॉडर होता है चारा जो आपके जानवर खाते हैं। मेडिसिनल प्लांट होते हैं, जैसे आंवला है, अमृत फल कहते हैं इसको, ये मेडिसिनल प्लांट है। हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियाँ वगैरह। लाख होता है, आपने देखा होगा कई बार, रेड कलर का ये मटेरियल होता है जिससे चूड़ियाँ, और ये लाख की सीलिंग होती है। और ये आगे आप एक इमेज देख रहे हैं, ये लाख की स्टिक्स हैं जिसको अलग अलग कामों में यूज़ किया जाता है। चूड़ियाँ भी बनाई जाती हैं लेडीज़ की। आपने सबसे ज़्यादा इसको देखा होगा कि अगर किसी जगह को सील करते हैं, जब सीलिंग होती है तो सफ़ेद कपड़े से उसको, ताले को बंद करके उसके ऊपर रेड कलर से एक को लगा के उसके ऊपर सील लगा दी जाती है, एक मेटल के उससे उस पर ठप्पा लगा दिया जाता है कि अब ये जगह बंद हो गई है। तो ये लाख वहाँ पे यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, डेकोरेटिव आइटम्स के लिए। और हनी तो आपको पता ही है, शहद खाते हैं। और गम, गोंद, रबड़ वगैरह जो यूज़ करते हैं आप, फेविकॉल,
ये भी एक तरह का गम वही है, प्लांट से निकलने वाला रबड़ है, दूध है। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटाट ऑफ वाइल्ड लाइफ। जंगल जो है वो नेचुरल हैबिटाट है। हैबिटाट क्या होता है? रहने की जगह, पर्यावरण, ठीक है ना। प्राकृतिक पर्यावरण या वातावरण है वाइल्ड लाइफ के लिए। नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज। We should plant more trees and protect the existing ones and make people aware of the importance of trees. We can have special programs like Van Mahotsav to involve more people in making our earth green. अब एक चीज़ समझिए कि नेचुरल वेजिटेशन जो है, वनस्पति, क्या कर रहे हैं लोग कि बहुत सारे लोग इतने लालची हो गए हैं कि उनको बहुत प्रॉफिट कमाना है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, जंगलों को काटना उन्होंने शुरू कर दिया। अब जंगलों को जब काटने लग गए, वहाँ पे वो बिल्डिंग्स बना रहे हैं या फर्नीचर बहुत बनाने के लिए, प्रॉफिट मेकिंग के लिए उन्होंने जंगलों को ख़त्म कर दिया और नए पौधे लगाए नहीं। तो जहाँ पहले जंगल थे, अब वहाँ पे रेत उड़ने लगी है, बाढ़ आने लगी है, क्योंकि उनको रोकने के लिए पेड़ नहीं है। पेड़ अपनी जड़ों से मिट्टी को बांध के रखते हैं, तो मिट्टी का कटाव नहीं होता। सॉइल इरोजन क्या है? मिट्टी का कटाव होना। हवा में भी मिट्टी उड़ जाती है, पानी आता है तो पानी में भी मिट्टी बह जाती है। और जो टूट फूट के लिए क्लाइमेटिक वो चेंजेस होते रहते हैं, उसमें तो डिस्ट्रक्शन होता ही होता है। लेकिन पेड़, इसको हम किसी चीज़ को होने से नहीं रोक सकते। जैसे अगर बाढ़ आ रही है तो हम उसको नहीं रोक सकते, लेकिन हम उस पर अगर पेड़ लगे हुए हैं तो वो उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, कम करेंगे। मिट्टी में अगर पानी समाया रहेगा तो मॉइस्चर बना रहेगा, एकदम ड्राइनेस नहीं होगी। तो मतलब एक जो बैलेंस बनाने में पेड़ पौधे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब लोगों ने क्या किया, उनको बहुत ज़्यादा अंधाधुंध कटाई की, तो उसकी वजह से सारा बैलेंस बिगड़ गया। जो जंगल में रहने वाले जानवर थे वो कहाँ, शहरों में आने लगे। अब क्या है, वो इन्वायरमेंट उनके लिए नहीं है। और अचानक से बाघ, चीते, गेंडे, हाथी जब ये घरों की तरफ का रुख करते हैं तो लोग डर जाते हैं, डर के मारे उनको मार देते हैं। आपने उनका भी घर छीन लिया और आप उनको मार भी रहे हो। तो क्या है कि इस तरह से वातावरण में इम्बैलेंस हो रहा है, यानी असंतुलन हो रहा है। जिसकी जो जगह है, आपसे आपका घर छीन लिया जाए तो आप कहीं तो रहोगे, कहीं तो जाओगे, भटकोगे इधर उधर। तो वही वाली बात है कि वो इधर उधर भटकते हैं ना, उनको जंगल में खाने को मिलता है, और शहरों की तरफ को जब आते हैं तो बेचारे बेमौत मारे जाते हैं। तो हमें इन सबको क्या करना है, प्रिजर्व करना है। और इसके लिए वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, जिसमें लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, ताकि जो ये हमारा इन्वायरमेंट है इसका बैलेंस बना रहे। वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट आर होम टू वैरायटी of wildlife. There are thousands of species of animal and a large variety of reptiles, amphibians, mammals, bird, insects and worms which dwell in the forest. फॉरेस्ट जो है वो होम है वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ का, मतलब बहुत सारे जीव जंतु वहाँ रहते हैं। थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज़ हैं जिसमें एनिमल आते हैं, इनकी अलग अलग वैरायटी है। बहुत सारे जीव हैं, जैसे रेप्टाइल हैं, जैसे रेप्टाइल होते हैं जो रेंगते हैं, स्नेक टाइप के। एम्फेबियन है, मेंढक, टर्टल्स, इस तरह के जीव। मैमल्स होते हैं, बड़े जानवर जैसे हाथी हो गए, शेर हो गए, बर्ड, चिड़िया हो गई, इंसेक्ट, जीव, कीट पतंगे, और वॉर्म्स यानी केंचुए या कीड़े मकोड़े जो ज़मीन के अंदर रहते हैं। सभी पाए जाते हैं जंगल के अंदर। The tiger is our national animal. It is found in various parts of country. Gir forest in Gujarat is a home of Asiatic lions. Elephant and one-horned rhinoceros roam in the forest of Assam. Elephants are also found in Kerala and Karnataka. Camel and wild asses are found in the Great Indian Desert and Rann of Kutch respectively. Wild goat, snow leopard, bear, etc. are found in the Himalayan region.
Besides these, many other animals are found in our country such as monkey, wolf, jackal, नीलगाय, चीतल etc. अब हम बात कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ की। वाइल्ड लाइफ मतलब जंगल के जीव जंतुओं के बारे में। भारत में गिर के जंगलों में शेर पाया जाता है, लॉयन जिसे कहते हैं। ये एशियाटिक लॉयन है। आप यहाँ देखिए इस चित्र में, इनमें और अफ्रीकन लॉयंस में जो फ़र्क है आप पिक चित्र में देख पा रहे होंगे कि जो भारतीय लॉयन है, एशिया में पाया जाने वाला लॉयन है, उसकी जो आयाल है, ये बाल जो आप देख रहे हैं जहाँ पे मैं एरो कर रही हूँ, ये आयाल कहलाती है। यानी ये जो बाल हैं इन्हें आयाल कहते हैं। अब भारतीय वालों के देखिए गोल्डन ज़्यादा हैं, ब्लैक बहुत कम है, और जो अफ्रीकन है उनमें ब्लैक ज़्यादा है, गोल्डन कम है। इसी तरह से एलिफेंट है, इंडियन एलिफेंट देखिए जिन्हें हम गणेश जी के उसमें पूजते हैं, तो इनका फोरहेड देखिए, आगे का माथा देखिए और पीछे के कान देखिए, मतलब एक सॉफ्टनेस उसमें दिखती है चेहरे में। और इसके उलट जो अफ्रीकन हाथी है उसका जो आगे का फोरहेड है वो अलग तरह का है और उसके कान भी अलग तरीके के हैं। तो ये इनकी बेसिक पहचान है। अगर आप इनको देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आप जान पाएंगे कि इंडियन हाथी और अफ्रीकन हाथी में बेसिक क्या फ़र्क है। आते हैं वन हॉर्न राइनोसोरस में। इंडिया में ये केवल आसाम में पाया जाता है, एक सींग वाला गेंडा जो कि आसाम में मिलता है। दूसरा है आपका जो बाकी के जीव जंतु हैं, स्नो लेपर्ड है, ये हिमालयन। जब स्नो इंडिया में सिर्फ हिमालय में है तो यहाँ पे स्नो लेपर्ड मिलता है, जिसका जो कि ठंडे इलाके में रहता है। बियर, ये आप जो चित्र देख रहे हैं ये इंडियन बियर है, इसे इंडियन स्लोथ बियर भी कहा जाता है। स्लोथ एक बड़ा स्लो जानवर है जो कि आपने देखा होगा बड़ा सुस्ती से चलता है। इसका आगे का जो फेस है वो उसी तरह का है और इसे इसलिए इंडियन स्लोथ लेपर्ड भी बियर भी बोला जाता है। इसके अलावा बहुत सारे और जानवर हैं जिन्हें आप कभी चिड़ियाघर गए होंगे तो देखा होगा। मंकी है, वोल्फ है, जकाल है, नीलगाय, चीतल वगैरह है। इंडिया इज़ इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ। हमारे यहाँ पे जो पक्षी हैं वो भी बड़े वैरायटी के हैं, बड़े अलग अलग अनोखे पक्षी हैं। द पीकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड। अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरट, पिजन, मेनाज, गीज, बुलबुल एंड डक्स। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जिनके नाम लोगों को इतना ज़्यादा नहीं पता है। देखिए पिकॉक जो है वो हमारा नेशनल बर्ड है क्योंकि कान्हा जी के जो माथे पे मुकुट है वो है मोरपंख। एक बहुत खूबसूरत पक्षी है, अपने साथ बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेता है, बहुत सारे कलर हैं। आप उसको जैसे नाचते हुए देखेंगे ना तो आप अपने आप ही खुश हो जाएंगे। ये एक नेचुरल वो है कि आप चाहे कैसे भी बकवास से बकवास मूड में बैठे होंगे, लेकिन अगर आपको मोर नाचता हुआ दिख जाए या मोर दिख जाए कहीं तो बहुत अच्छा लगता है। उसके आसपास होना ही पॉजिटिविटी का संदेश है। और फिर हमारे कान्हा जी का वो है, तो फिर इसलिए इंडियन कल्चर में मोर का बहुत ज़्यादा, मोर के पंख का बहुत इम्पोर्टेंस है और इसलिए ये हमारा नेशनल बर्ड भी है। यहाँ पे पैरट भी मिलते हैं, आपने देखा है। जो तोते हैं ग्रीन कलर के भी होते हैं, थोड़े ग्रीन और येलोइश कलर के भी होते हैं, मतलब इसमें भी वैरायटी आपको मिल जाएगी, बड़ा पक्षी, छोटा पक्षी। पिजन होते ही हैं, आपको मालूम है। कबूतर सफ़ेद भी होते हैं और ग्रे कलर के भी होते हैं। और बाकी ये सारे पक्षी आपको पता है। मैनाज जो कुछ ऑरेंज कलर की चोंच होती है जिनकी, और एक कुछ येलो कलर की होती है। उत्तर भारत की साइड में इनको गलगलिया बोला जाता है। गीज़, बतख, बुलबुल, डक, ठीक है। अब उसके बाद में हम आते हैं, ये सारे कहाँ रहते हैं? नेचुरल हैबिटाट में रहते हैं। और हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा वो है कि हमारे यहाँ पे साइबेरिया से भी मेहमान आते हैं, साइबेरियन सारस आते हैं। जब वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तो वो लोग क्या होते हैं, यहाँ पे इंडिया में आ जाते हैं। आपको चिड़ियाघर में मिल जाएंगे, राजस्थान, भरतपुर वगैरह में मिल जाएंगे। और वहाँ पे आके क्या करते हैं कि अपनी नेक्स्ट जनरेशन को यहाँ पे अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं और फिर अपनी फैमिली डबल करके वापसी लौट जाते हैं जब यहाँ पे मौसम चेंज होता है। देयर आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ स्नेक फाउंड इन द इंडिया। कोबराज एंड किरेट्स आर इम्पॉर्टेंट अमंग देम। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग, सेवरल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली।
Many species have already become extinct. In order to protect them, many national parks, sanctuaries and biosphere reserves have been set up. The government has also started Project Tiger and Project Elephant to protect these animals. Can you name some wildlife sanctuaries in India and locate them on a map? अब भारत में क्या हो रहा है कि लोग क्या करते हैं कि चोरी छुपे भी इनका शिकार करते हैं। अभी जैसे दिवाली आने वाली है तो कई बार क्या होता है, बहेलिए कहते हैं उनको, ये क्या करते हैं कि बहुत सारे रेयर पक्षी जो होते हैं जाल लगा लगा के ना ये उनको पकड़ लेते हैं। और अभी लास्ट उसमें जब दिवाली आती है तो उस समय पे उल्लुओं की जितनी भी जातियाँ होती हैं वो सारी पकड़ी जाती हैं। उनको या तो पिंजरे में डाल देते हैं या उनकी बलि पता नहीं क्या क्या करते हैं उनके साथ में। लेकिन ये जो है, जैसे गिद्ध तो भारत से बिल्कुल ना के बराबर रह गए हैं। जब हम छोटे थे हमें दिखाई देते थे कि बहुत सारे गिद्ध हैं, अब गिद्ध बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। चीलें वगैरह दिखती हैं, कौवे भी कम हो रहे हैं। इसके क्या रीज़न है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे आ गए हैं कि जो पक्षियों को मार रहे हैं। भारत में कल्चर क्या है कि पक्षियों को पाला जाता है। पालने का मतलब होता है कि जब गर्मियाँ होती हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे आपको देखने को आज भी मिल जाएगा कि बड़े बड़े बर्तनों में पानी रख देते हैं, अनाज डाल देते हैं, कुछ गेहूँ वगैरह या कुछ भी ऐसा जो पक्षी खाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कि फ्रूट्स वगैरह वो करते हैं ताकि जो पक्षी हैं जैसे तोते वगैरह वो खा लें, बंदरों को केले वेले देते हैं। लेकिन कुछ गंदे लोग यहाँ ऐसे घुस गए आके कि जो अपने खाने के लिए इन पक्षियों को मार रहे हैं। गौरैया ख़त्म कर दी, बुलबुल ख़त्म कर दी और बहुत सारे छोटे छोटे पक्षी। और ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं जो ये टावर लग रहे हैं, हो सकता है इसकी वजह से भी पक्षी मर रहा होगा। लेकिन जो ये बांग्लादेशी रोहिंग्या ये कचरा जो भारत में भरा 1991-92 के बाद में, 96 तक मैंने गौरैया देखी है, 96-97 के बाद तक दिखती है। 2000 के बाद ये बिल्कुल साफ़ हो गई। अब कहीं कहीं एक आधी कोई दिखती है, नहीं तो घर के अंदर तक ये पक्षी आता था और बड़ा अच्छा लगता था। दोपहर में चूं चूं चाचा करते रहते थे। सारी पक्षी खा गए मार के ये लोग। और यहाँ पे जो एक पक्षियों की बहुत सारी वैरायटीज़ थी उसमें से कुछ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट बहुत सारी सेंचुरीज़ बनाई हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन इन गवर्नमेंट की बनाई हुई सेंचुरीज़ के अंदर भी इलीगल तरह से हंटिंग होती रहती है। कभी बाघ की खाल के लिए बाघ मरे हुए पकड़े जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें पकड़ी जाती हैं। टाइम टाइम पे इस तरह की न्यूज़ आती रहती है। अब भारत में 2 तरह के प्रोजेक्ट चले, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट। जब प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था तो उस समय भारत में 800 के कुछ वो बचे थे, मतलब 1000 से भी कम नंबर रह गए थे टाइगर्स के, इंडियन टाइगर्स के। तो उस समय पे इस प्रोजेक्ट टाइगर को चलाया गया, अलग अलग जगहों पे कुछ टाइगर रिजर्व्स बनाए गए और उसके बाद में इसमें एक विजिबल ग्रोथ देखने को मिली। इसी तरह से एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट भी चलाया गया, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे कि एलिफेंट्स को अपने काम के लिए तो वो कर ही रहे थे कि उनको पकड़ के ले आते थे जंगल से और उनसे अपना काम करवाते थे, लकड़ी इधर से उधर ढोने का काम और भी बहुत सारी चीज़ों में उनको इस्तेमाल करते थे। कर्नाटक, केरल का जो ये कोस्टल एरिया है, आपको पता है कि केरल में कई सारे फेस्टिवल ऐसे होते हैं जिनमें हाथियों का इस्तेमाल किया जाता है। उनको बहुत सजाया धजाया जाता है और उनकी पूरी परेड होती है। तो इसके लिए जो महावत हैं, कुछ तो बड़े अच्छे होते हैं, वो उनका पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ उनको रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर खाना पीना नहीं देते हैं। तो उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो उनको बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया साउथ के एरियाज़ में। बहुत सारी सेंचुरीज़ में इनको सेव करने के लिए बना दी गई कि ये वहाँ पे रहेंगे और इन इलाकों में कोई बाहर के मतलब इंसान नहीं जाएंगे। इसके बाद में है ये एक मैप का आपको काम दे रखा है, ये आप ज़रूर करिएगा, तो इससे थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कि इंडिया के किस किस जगह पे, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में ही हर जगह पे छोटी छोटी जगहों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में कन्वर्ट कर रखा है। You can also contribute the conserving wildlife. You can refuse to buy things made from parts of bodies of animals such as
their bones, horns, fur, skin, and feathers. Every year we observe Wildlife Week in the first week of October to create awareness of conserving द हैबिटेट ऑफ द एनिमल किंगडम। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप ऐसी चीज़ें मत खरीदिए जो उनके सींग से बने, बॉडी पार्ट से बना हो। सींग से बने हुई कई चीज़ें होती हैं, उनके फर से बनी जो उनकी स्किन होती है, जैसे खरगोश होता है तो उसकी खाल से बने हुए टोपियाँ वगैरह आती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पक्षियों के पंखों से बना हुआ बहुत सारा सामान आता है जिसके लिए उनको मारा जाता है ताकि वो ये चीज़ें सेल कर सकें। तो ये बहुत बेकार चीज़ है। और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वाइल्ड लाइफ को समर्पित ये एक वीक होता है जिसमें आप अवेयरनेस फैलाते हैं कि हमें इन सब चीज़ों को क्या करना है, जीव जंतुओं को प्रोटेक्ट करना है। यहाँ कुछ कटिंग्स लगा रखी हैं। लास्ट में है इसमें माइग्रेटरी बर्ड्स। सम बर्ड्स सच एज पिन टेल डक, curlews, flamingos, ospreys and little sent migrate to our country in winter season. Every year smallest migratory birds, little sent winging as low as 15 gram and Arctic region travel over 8,000 किलोमीटर टू रीच इंडिया। बहुत सारी चिड़ियाँ ऐसी होती हैं जो 8,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके आपके यहाँ पे इंडिया में आते हैं सर्दियों के टाइम पे। जब वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही होती है तो वो लोग यहाँ पे, क्योंकि बर्फ़ का एरिया नहीं होता है, कम ही वो रहती है जो सूटेबल इन्वायरमेंट होता है इनके लिए, तो ये उस समय भारत में आते हैं हमारे मेहमान बन के। तो ये था आपका चैप्टर, दैट्स ऑल, ये ख़त्म हो गया है। क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि आप इजी वे में समझें हर चीज़ को। अगर कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एज़ यूजुअल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।